हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उपस्थित हूँ मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ श्री अग्रसेन बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कोशिकांग कला रहित कोशिकांग के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत एक कोशिकांग तारक काय पढ़ी थी। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ हम कला रहित कोशिकांग के रूप में दो कोशिकांग पढ़ेंगे या दो ही कोशिकांग मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें एक तो तारक काय और दूसरा राइबोसोम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम एक कला रहित कोशिकांग है, अर्थात इसके चारों ओर कोई झिल्ली से बना हुआ आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे और यह कहाँ कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, इसका कोई उपनाम है क्या, और इसका रासायनिक संगठन आदि जो सारे बिंदु हैं वो एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जॉर्ज पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने 1953 अर्थात 1953 में राइबोसोम की खोज की थी। और ये राइबोसोम की खोज जो है बच्चों एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका के अंतर्गत की थी, ठीक है। और इन्होंने बताया कि कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंतर्गत यह एक कणीय संरचना पाई जाती है। इस कणीय संरचना का जो डायमीटर है बच्चों, ठीक है, इसका जो व्यास जो है वह बताया गया है 150 एंगस्ट्रॉन से 250 एंगस्ट्रॉन। अर्थात ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि जॉर्ज पैलेडे के द्वारा इस एक कणीय संरचना की खोज की गई जो कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत, केंद्रक के अंतर्गत तथा इसके साथ साथ कुछ कोशिकांगों के अंतर्गत भी पाया जाता है। सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, ये एक ऐसा कोशिकांग है जो कि केवल साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं पाया जाता है बच्चों, केवल क्या साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है। सुन लीजिए, तो कहां कहां पाया जाता है। आप लोगों को पता है जब हमने ईआर पढ़ी थी, इट मीन्स जब हमने अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में पढ़ा था, तो उस समय आपको बताया था कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका के सतह पर दानेदार संरचना के रूप में यहाँ राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम यहाँ इस अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर पाए जा रहे हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, यहाँ इसके केंद्रक में भी पाए जाते हैं, यहाँ आपके जो कोशिकांग हैं, तो जैसे कि कोशिकांग के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी बेटा अपना क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा अगर वह पादप कोशिका है तो पादप कोशिका के जो प्लास्टिड्स जो होते हैं बच्चों, लवक से, जैसे कि हरित लवक, तो हरित लवक के अंतर्गत भी क्या राइबोसोम पाए जाते हैं। बोलो आई क्या बात समझ में। तो राइबोसोम कहां कहां पाए जाते हैं, ये बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो है बच्चों ये हमारी ईआर पर, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में और न्यूक्लियस के अंतर्गत उपस्थित होता है।
बात आती है कि क्या सभी प्रकार की कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है ये राइबोसोम। तो देखिए बच्चों, इसके बारे में बताया गया है, हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के राइबोसोम होते हैं, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन राइबोसोम पाया सभी प्रकार की कोशिकाओं में जाता है, ठीक है, केवल स्तनधारी की आरबीसीज को छोड़कर। कहां नहीं पाया जाता है? आरबीसीज के अंतर्गत। किसकी? स्तनधारी की आरबीसीज के अंतर्गत राइबोसोम नहीं पाया जाता है। आया समझ में? अब देखिए यहां हम बात कर लेते हैं कि सर आपने अभी कहा था कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत इनमें से एक प्रकार का राइबोसोम 17S प्रकार का, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत 70+80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बोलो आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये बात यहां क्लियर हुई। इसको और हम दोबारा पढ़ेंगे बच्चों 70S और 80S राइबोसोम के बारे में, लेकिन मैंने आपको यहां पर ये बताया है कि सभी प्रकार की, अर्थात वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो, राइबोसोम दोनों के अंतर्गत उपस्थित होता है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए बच्चों, चलते हैं दोबारा आते हैं वहीं पर कि खोजकर्ता जॉर्ज पैलेडे थे, जिन्होंने एनिमल सेल के अंतर्गत राइबोसोम को देखा था या उनकी खोज की थी, और यह एक कणिकीय संरचना के रूप में जाना जाता है, जिसका जो व्यास है वह 150 to 250 एंगस्ट्रॉन बताया गया है। इस राइबोसोम को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। राइबोसोम को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कोशिका का इंजन। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? कोशिका का, इसको इंजन कहते हैं, ठीक है। और एक दूसरा और नाम है बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। इन दो उपनामों से भी इस राइबोसोम को जाना जाता है। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो कोशिका का इंजन और कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री आदि उपनामों से इस राइबोसोम को जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, यहां बात करते हैं हम किसके बारे में? प्रकार। इट मींस राइबोसोम के प्रकार। तो बच्चों, राइबोसोम के जो हैं दो प्रकार बताए गए हैं। एक है 70S राइबोसोम और दूसरे हैं बच्चों 80S राइबोसोम। प्रत्येक राइबोसोम जो है वह दो उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों? 70S की, तो इसकी दो उप इकाई जो है वो होती है कौन कौन सी? 50S और दूसरी है आपकी 30S। इसी प्रकार से यहां आपके जो 80S राइबोसोम होता है, इसकी भी दो उप इकाई होती हैं, जिनमें से बड़ी उप इकाई जो है वह होती है 60, इट मीन्स 60S, और दूसरी है आपकी 40, इट मीन्स 40S। तो इस प्रकार से ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि राइबोसोम्स जो हैं वे दो प्रकार के पाए जाते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं, इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम, दूसरे 80S राइबोसोम। प्रत्येक राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक
उप इकाई जो है वह बड़ी होती है तथा एक उप इकाई जो है वह छोटी होती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 50s और दूसरी है कौन सी 30s। तो 50s इसकी बड़ी इकाई हो गई और 30s जो है इसकी क्या हो गई, छोटी इकाई हो गई। इसी प्रकार से यहां 80s के अंतर्गत 60s जो है वो बड़ी इकाई हो गई, बड़ी उप इकाई हो गई, और 40s जो है उसकी क्या हो गई बच्चों, छोटी उप इकाई हो गई। बोलो क्लियर। अब देखिए बच्चों यहां बात कर लेते हैं किसकी, इसके संगठन की, कि आखिरकार ये राइबोसोम जो है ये किसके बने होते हैं। इट मींस इनका रासायनिक संगठन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों रासायनिक संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो जब बात आती है 70s की, तो पहले तो अपन ये बता दें आपको इन दोनों के सामूहिक रूप से कि जो राइबोसोम है ये राइबोसोम आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए व प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। और प्रोटीन कौन सी होती है बच्चों, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन प्रोटीन प्लस आरआरएनए से मिलकर बने होते हैं कौन, राइबोसोम। क्लियर। जब हम बात करते हैं नंबर 1 इट मीन 70s राइबोसोम की, तो 70s राइबोसोम के अंतर्गत 60% भाग जो है वह किसका होता है, आरआरएनए का, और 40% हिस्सा जो है वह किसका होता है, प्रोटीन का। इट मींस राइबोफ्लेविन प्रोटीन का। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी बच्चों, 70s राइबोसोम की। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर बात करें अपने 80s राइबोसोम की, तो देखिए बच्चों 80s राइबोसोम के अंतर्गत यहां 40% तो पाया जाता है आरआरएनए और 60% जो है वो पाई जाती है क्या इसके अंतर्गत, राइबोफ्लेविन प्रोटीन। तो ये 70s और 80s दोनों प्रकार के राइबोसोम के अंतर्गत पाए जाने वाली आरआरएनए और राइबोफ्लेविन प्रोटीन का क्या होता है, प्रतिशत होता है। क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई राइबोसोम जो है वो 2 प्रकार का होता है, 70s 80s। प्रत्येक राइबोसोम 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक उप इकाई बड़ी दूसरी छोटी होती है। ठीक है, और उनके अंतर्गत या उसका रासायनिक संगठन जो है आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे कि 70s के अंतर्गत 60% आरआरएनए और 40% प्रोटीन अर्थात राइबोफ्लेविन पाई जाती है। ऐसे ही 80s के अंतर्गत 40% जो है आरआरएनए और 60% जो है वो क्या होती है बच्चों, राइबोफ्लेविन प्रोटीन होती है। अब देखिए बच्चों यहां पर एक बात और कि बार बार कहा जा रहा है 70s एस क्या है, ये एस से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों एस जो है यह इसकी क्या है, एक इकाई है। क्या है ये, इकाई है जिसे हम श्वेत वर्ग के नाम से जानते हैं। ये श्वेत वर्ग नामक वैज्ञानिक ने इस इकाई का प्रतिपादन किया, जिसके कारण इसको हम इसके पहले अक्षर एस इट मीन श्वेत वर्ग का जो पूरा नाम है उसका एस जो पहला अक्षर है उस एस को लेकर उसके सम्मान के तौर पर इसको एस से व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा तो एस का मतलब क्या हो गया बच्चों, एस का मतलब हो गया क्या, श्वेत वर्ग इकाई। क्या, श्वेत वर्ग इकाई। तो ये क्या है, इसकी एक मापन इकाई होती है। इसके अलावा इसको हम एस से दूसरा अभिप्राय भी होता है
अवसादन इकाई या अवसादन गुणांक के रूप में इसको जो है उस इकाई को अवसादन इकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एस का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, श्वेत वर्ग इकाई या अवसादन इकाई, सेडिमेंटेशन यूनिट। क्लियर? तो एस का है इस राइबोसोम को व्यक्त करने वाली एक इकाई है जो कि श्वेत वर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। श्वेत वर्ग का पहला जो अक्षर है वह एस होता है, इसके कारण से उन्हीं के सम्मान में इसको एस के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिससे कि श्वेत वर्ग इकाई के नाम से हम जानते हैं, या फिर इसको हम अवसादन इकाई अर्थात सेडिमेंटेशन यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां तक ये आपका हो गया कि भाई राइबोसोम के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है, और उसकी कितनी इकाई होती है, उसका संगठन क्या है और एस का अभिप्राय क्या है। क्लियर? अब देखिए आगे चलते हैं हम इसकी संरचना अर्थात राइबोसोम की संरचना। देखिए बच्चों राइबोसोम की संरचना, ये जो डायग्राम है वो है इसकी संरचना को व्यक्त करने वाला डायग्राम है। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कि राइबोसोम के अंतर्गत दो उप इकाई होती हैं, एक बड़ी उप इकाई और एक छोटी उप इकाई होती है। तो यहां पर इन दोनों उप इकाइयों को इस चित्र के अंतर्गत व्यक्त किया गया है। देखिए बच्चों ये 50s यूनिट है और ये 30, इट मींस 50 प्लस 30, तो कौन सा राइबोसोम हो गया बच्चों, 70s राइबोसोम हो गया। बोलो क्लियर? तो ये 70s की दो उप इकाई हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से हम राइबोसोम की संरचना को समझते हैं। ये 50s जो है ये इसकी क्या है बच्चों, बड़ी इकाई है जो कि राइबोसोम के आधारीय भाग अर्थात नीचे भाग के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अर्थात ये दोनों इकाई जो है वे कुछ इस प्रकार से, माना कि ये इसकी बड़ी इकाई है और इसके ऊपर ये एक छोटी इकाई इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है। तो ये दोनों इकाई जो है वो युग्मित अवस्था में पाई जाती है। तो नीचे की जो है वो क्या होगी, बड़ी इकाई, और इसके ऊपर जो है वो क्या होती है, इसकी छोटी इकाई। जैसे कि हम यहां अगर हम बात कर रहे हैं 50s यूनिट और 30s यूनिट, तो 50s यूनिट क्या हो गई, ये नीचे वाली इकाई हो गई, और इसके ऊपर ये आ गई कौन सी, 30s इकाई। क्लियर? तो इस प्रकार से ये दोनों यूनिट जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर एक युग्मित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे अपन राइबोसोम कहते हैं। तो अब हमको यहां देखना है कि इन दोनों उप इकाई के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं देखी जाती हैं। तो देखिए बच्चों ये 50s के अंतर्गत ये इसका बेस पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, बेस पार्ट है, और इस बेस पार्ट की ऊपरी सतह पर यहां इस प्रकार से ये संरचनाएं दिखाई दी हैं, जिसमें एक शिखर भाग को हम श्रृंग रिज्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक खाई नुमा, एक दरार नुमा संरचना दिखाई देती है बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में बैली बोलते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद पुनः एक श्रृंगनुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे हम सेंट्रल प्रोट्यूरेंस बोलते हैं। फिर एक दरार दिखाई देती है और लास्ट में एक फिर सुरंग दिखाई देता है, जिसे हम ब्रंत या स्टाल्क दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी बड़ी इकाई या बेस यूनिट के अंतर्गत ये 3 तो श्रृंगनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं और 2 गर्तनुमा भाग दिखाई देते हैं, जिसको हम इस प्रकार से नामांकित करते हैं। पहला श्रृंग रिज्ड, फिर दरार जो है गर्तनुमा संरचना वैली, फिर बीच का श्रृंगोय भाग उभरा हुआ भाग सेंट्रल प्रोट्यूरेंस, और फिर उसके बाद में अगला जो उभरा हुआ भाग है वो ब्रंत कहलाता है। ठीक है,
और ये इसकी क्या दूसरी इकाई, छोटी इकाई। तो इस दूसरी इकाई के अंतर्गत जो पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, जिसके अंतर्गत एक है प्लेटफॉर्म, ये चौड़ा भाग होता है बच्चों, ये चौड़ा भाग होता है जिसको हम प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं, और इधर की तरफ इसका शीर्ष भाग होता है, और इन दोनों के बीच में एक दरार पाई जाती है जिसे अपन क्लिफ्ट बोलते हैं, अर्थात खांच बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, आप देखिए यहां पर कि ये दो जो संरचना है, प्लेटफॉर्म और शीर्ष भाग, ये दोनों संरचनाओं को मैं उलट कर इसके ऊपर रखूं तो क्या होगा कि इधर प्लेटफॉर्म और इसका शीर्ष भाग तो इन हिस्सों में धंस जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? और ये जो इसकी दरार है वो इस रंग के बीच में धंस जाएगी कि नहीं धंस जाएगी, और ये दोनों ही संरचना इस प्रकार से युग्मित रूप में यहां पर परिवर्तित हो जाएंगी। देखिए इस प्रकार से मैं और आपको एक डायग्राम बना देता हूं। बोला आई क्या बात समझ में? तो ये इस प्रकार से इसके ऊपर सेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और ये एक युग्मित संरचना अर्थात राइबोसोम कहलाएगा। तो देखिए ये इसके दोनों गर्त के अंतर्गत इसके दोनों ये भाग प्लेटफॉर्म और शीर्ष भाग इसके अंतर्गत धंस जाते हैं, और इसकी जो ये गर्त भाग होता है वो इसके बीच का जो भाग होता है सेंट्रल ट्यूरेंस, उसके अंतर्गत ये आकर फंस जाता है। क्लियर? और ये एक युग्मित संरचना राइबोसोम का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर एक बात हो रही है कि क्या ये अपनी मनमर्जी से ही ये युग्मित संरचना का निर्माण कर लेते हैं? तो उसका जवाब होगा नहीं। यहां पर मैग्नीशियम आयन की एक निश्चित सांद्रता का होना आवश्यक होता है बच्चों। किसके ऊपर डिपेंड करेगी ये? Mg+। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि यहां पर इनके बीच युग्मन के लिए मैग्नीशियम आयन की एक निश्चित सांद्रता, वो कितनी? 0.001 m इसकी क्या मैग्नीशियम आयन की सांद्रता यहां पर उपस्थित होना क्या होता है? आवश्यक होता है। तब जाकर ही न्यूनतम इतनी मात्रा तो मैग्नीशियम की होनी ही चाहिए, तब जाकर ही ये दोनों इकाइयां एक दूसरे से क्या होंगी? जुड़ेंगी और राइबोसोम के रूप में कार्य करेंगी। अन्यथा इसकी इतनी सांद्रता नहीं होगी। कितनी? 0.001 m। एम से मतलब मोल, ठीक है? तो इतनी सांद्रता यहां पर होगी तभी ये राइबोसोम के रूप में परिवर्तित होंगे, अन्यथा ये राइबोसोम के रूप में कार्य नहीं करेंगे। तो बात समझ में आई बच्चों? ये है आपकी क्या राइबोसोम की संरचना, जिसकी दोनों इकाइयों के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं यहां पर दिखाई देती हैं और ये किस प्रकार से जुड़कर एक राइबोसोम के रूप में कार्य करती हैं। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले जब हम प्रकार पढ़ रहे थे कि भाई मुख्यतः राइबोसोम जो है दो प्रकार का पाया जाता है। तो मैंने क्या सब जोड़ा? मुख्यतः, इट मींस कुछ और भी राइबोसोम होते हैं। तो वो आपको मैं बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब हमने पढ़ा था तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आपको बताया था कि इसके अंतर्गत अपना डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसे अपन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या राइबोसोम के नाम से जानते हैं। इट मींस इसके अंतर्गत खुद का राइबोसोम होता है। तो बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत पाए जाने वाला राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 55S प्रकार का राइबोसोम होता है। 55S प्रकार का क्या होता है? राइबोसोम होता है। इसके अलावा 60S हो गया, 40S हो गया, 30S हो गया, ठीक है? 4 और ये 5 और भी कुछ अलग अलग होते हैं, जितना आप लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया है ये क्योंकि मैंने आपको जैसा कहा था कि मुख्यतः है, तो जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत 55S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो कि केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में वो उपस्थित नहीं होता है। क्लियर? तो ये बात हुई बच्चों किसकी?
माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के सॉरी राइबोसोम के कार्य। तो देखिए बच्चों, राइबोसोम के कार्य, जैसा कि शुरुआत में आप लोगों को राइबोसोम के उपनाम बताए थे, जिसमें एक उपनाम था कोशिका का इंजन और प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री इसको क्यों कहा जाता है, सुन लीजिए। ये नाम जो दिया गया है वो दिया गया है इसके कार्य के आधार पर ही, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो RER होती है, इट मींस अंतःप्रद्रव्यी जालिका, कौन सी, रफ अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होती है, उसकी सतह पर ये राइबोसोम पाए जाते हैं बच्चों। और यहां पर ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कर रहे हैं, अर्थात क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या नाम दे दिया इसको, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या नाम दे दिया, प्रोटीन फैक्ट्री। और ये प्रोटीन विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में भाग लेती हैं, अर्थात तो इसको क्या नाम दे दिया, कोशिका का इंजन नाम दे दिया। इट मींस यह जो राइबोसोम है, ये इसका मुख्य काम है हमारा क्या, कि कोशिका के अंतर्गत प्रोटीन संश्लेषण करना। कहां पर, RER पर। ठीक है, तो ये इसका एक ही मुख्य कार्य है बच्चों। ठीक है, और यह हमारा जो राइबोसोम है, ये हमेशा सिंगल रूप में पाए जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये राइबोसोम एक साथ इस प्रकार से युग्मित रूप में भी पाए जाते हैं, जो कि सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पॉली राइबोसोम का निर्माण करते हैं बच्चों। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पॉली राइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम एक श्रृंखला में जुड़कर या एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं। इस श्रृंखला को हम पॉली राइबोसोम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से ये आज आपका टॉपिक राइबोसोम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।